तो आज का ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है कुछ स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें हमेशा थ्योरी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है। उन्हें ये समझता नहीं है कि उन्हें कितना लिखना चाहिए या कितना नहीं लिखना चाहिए। उन्हें हमेशा कंप्लेंट होती है सी इंस्टीट्यूट से कि जितना उन्होंने लिखा था उसके अकॉर्डिंग उन्हें मार्क्स नहीं आए हैं। उन्हें हमेशा ये तकलीफ़ होती है कि क्या हमें खुद की लैंग्वेज लिखनी चाहिए या फिर हमें लॉ की लैंग्वेज लिखनी चाहिए। उन्हें हमेशा प्रॉब्लम होती है कि सर हमें सेक्शन कोड करना है या नहीं, हमें कितना लिखना है और किस तरह से एक थ्योरी पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आज हम करेंगे एक सर्टिफाइड कॉपी का रिव्यू, जिसमें हम देखेंगे कि क्या लिखने पे मार्क्स मिलेंगे और क्या नहीं लिखने पे मार्क्स कटेंगे, किस तरह से हमें पेपर अप्रोच करना है और किस तरह से हमें आंसर देने हैं क्वेश्चंस के। तो आपका स्वागत है सी इंडिया चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और लाइक के बटन को दबा के हमारे इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट कीजिए। इस वीडियो पे अगर आते हैं 50 लाइक तो हम बनाएंगे अगली टेक्स्ट की कॉपी का रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कॉपी में जो स्टूडेंट हैं उन्हें मिले हैं 68 मार्क्स। ये नवंबर 16 एग्जामिनेशन की कॉपी है और 68 मार्क्स थ्योरी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ये फेस पेज होता है कॉपी का जिसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो एज़ यू कैन सी, इन्हें जो मार्क्स मिले हैं वो किस किस तरह से मिले हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन उसमें मिले हैं 10 मार्क्स इन्हें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर का होता है, उसमें से इन्हें 10 मार्क्स मिले हैं। दूसरे क्वेश्चन में मिले हैं 14 मार्क्स, जो कि होता है 16 मार्क्स का। तो ये क्वेश्चन में इन्हें काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो हम देखेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने किस तरह से आंसर को अप्रोच किया था कि इन्हें 16 में से 14 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट में इन्हें मिले हैं 6 मार्क्स। तो इसमें इन्होंने क्या अच्छा नहीं लिखा था या किस तरह से आंसर लिखना चाहिए था और किस तरह से इन्होंने आंसर नहीं लिखा, तो इन्हें मिले हैं सिर्फ 6 मार्क्स। तो हम ये देखेंगे, ठीक है, क्या गलती इन्होंने की थी। अगले में इन्हें मिले हैं 15 आउट ऑफ 16। तो ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं 15 आउट ऑफ 16। तो हम देखेंगे किस तरह से अप्रोच किया था कि इन्हें मिले हैं 15 मार्क्स। तो नेक्स्ट जो आगे वाले आपके आंसर है उसमें मिले हैं 9 मार्क्स एंड 14 मार्क्स। तो हम देख के चलेंगे कि क्या इन्होंने लिखा या क्या नहीं लिखा, किस तरह से अप्रोच किया कि इन्हें इस तरह से मार्क्स मिले हैं। तो सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की है दूसरे क्वेश्चन के आंसर से। तो पहली चीज़, आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं पहले। ऐसा नहीं है कि आपको पहले ही क्वेश्चन के आंसर से शुरुआत करनी है, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्होंने दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में इन्हें कितने मार्क्स मिले हैं। दूसरे क्वेश्चन में मिले हैं इन्हें 14 मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको शुरू कहाँ से करना है, जहाँ आपकी स्ट्रेंथ हो। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से आता है वहीं से आपको शुरू करना है, क्योंकि इसका फ़र्क पड़ेगा आपके एग्ज़ामिनर के माइंडसेट, जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है, कॉपी चेकर है आपका, उसके माइंडसेट पे। और उसका अगर माइंडसेट ये हुआ कि हाँ इन्होंने शुरुआत अच्छी नहीं की है तो आगे आपके कॉपी में नंबर कम मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो आपको शुरुआत हमेशा वहाँ से करनी है जहाँ आप कंफर्टेबल हैं, जिसका आंसर आपको बेहतरीन तरीके से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत करी है दूसरे क्वेश्चन के आंसर से। तो दूसरी चीज़ देखने लायक, दूसरी चीज़ जो है कि जो क्वेश्चन का आपका नंबर है वो आप क्लियरली मेंशन करेंगे। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे क्लियरली ये मेंशन किया है, बीच में एकदम आप मेंशन करेंगे। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार आप यहाँ मेंशन करते हैं तो उससे उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है देखने में, या फिर आपका क्वेश्चन स्किप भी हो सकता है, उसमें आपका रह जाए, छूट जाए चेक होने से। तो वो आप अवॉइड करने के लिए हमेशा ये बीच में आप इसको, यहाँ पे क्वेश्चन का जो नंबर है वो आप कोट करके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद में जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड कीजिए, उसकी डिमांड क्या है उसको देखिए, रेलेवेंट प्रोविज़न कौन सा लगेगा उसको सोचिए और उसके बाद शुरुआत कीजिए। अब कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको तोड़ना पड़ेगा। अगर आप पैराग्राफ टाइप में लिखते चले जाएंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेंगे। तो आपको 3 पार्ट में तो कम से कम डिवाइड करना ही पड़ेगा आपके आंसर को। आपका कोई भी केस स्टडी बेस्ड आंसर है वो 3 पार्ट में कम से कम होना चाहिए। तो 3 पार्ट कौन से होंगे सर? पहले पार्ट में जो इन्होंने लिखा है अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न, तो इसमें आप लिखेंगे कि कौन सा प्रोविज़न है लॉ का जिसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा जो इन्होंने लिखा है, सॉरी, दूसरा जो इन्होंने लिखा है उसमें इन्होंने लिखा है कि जो सिचुएशन है केस की, जो भी सिचुएशन है इस क्वेश्चन में क्या सिचुएशन है, हमें क्या कोट करना है, जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन की समरी। तो ये क्वेश्चन की समरी इन्होंने लिखी है। ठीक है, इसको आपको समरी लिखना है।
तो दूसरी चीज़ आपको लिखनी है क्वेश्चन की समरी। फिर तीसरी चीज़ में आपको लिखना है कंक्लूज़न, कि आप क्या कंक्लूड करते हैं आपके प्रोविज़न से और आपकी समरी से, ठीक है। तो आपका हमेशा केस स्टडी बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला आपका रेलेवेंट प्रोविज़न, दूसरा आपकी समरी और तीसरा आपका कंक्लूज़न, ठीक है। सबसे पहली स्टेप है, आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आप इसी तरह से करेंगे, इसी पैटर्न में करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपको भी ईज़ हो रही है आपके आंसर को देने में, और जो एक आपका कॉपी चेकर है उसको भी बहुत ही ईज़ी लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपने इस तरह से आंसर दिया है, और आपको काफ़ी स्कोप होगा आपकी जो कॉपी है उसमें कम से कम 5 से 6 नंबर इसी बात से आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही आपको क्वेश्चन की शुरुआत करनी है वो करनी है अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न, या फिर एज़ पर द रेलेवेंट प्रोविज़न, एज़ पर द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट। सबसे पहले आपको जो प्रोविज़न वाला पार्ट है उसके अंदर आपको 3 चीज़ मेंशन करनी है, ठीक है। तो वो 3 चीज़ क्या होगी वो हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न, तो आपको प्रोविज़न कौन से एक्ट का है ये लिखा है इन्होंने, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। तो आपको क्लियर करना है कि ये कौन से एक्ट का प्रोविज़न है, ठीक है। फिर आपको लिखना है कि कौन सा ये प्रोविज़न है, जैसे इन्होंने लिखा है सेक्शन 10, दो चीज़। फिर तीसरे प्रोविज़न वाले पार्ट में आपको लिखना है कि ये प्रोविज़न बोलता क्या है। तो इन्होंने लिखा है कि एस्टेब्लिशमेंट आर एंटाइटल फॉर ए मिनिमम बोनस ऑफ 8.33 एंड 100 विच एवर इज़ हायर एज पर द सेक्शन 10। तो 3 चीज़ें आपको प्रोविज़न वाले पार्ट में लिख के चलनी है। पहली चीज़ कि ये कौन सा एक्ट है, दूसरी चीज़ कि आप कौन कौन सा सेक्शन है, और तीसरी चीज़ कि ये प्रोविज़न आपको क्या बोलता है, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई आंसर आपका इस तरह का है कि आपको प्रोवाइज़ो के बेसिस पे आंसर देना है, आपको जो एक्सेप्शन है उसके बेसिस पे आंसर देना है, तो आप उसको कोट करेंगे, जैसे कि ये कोट किया गया है यहाँ पर, ये सॉरी, तो जैसे कि ये जो एक्सेप्शन है ये कोट किया है इन्होंने कि हाउएवर एज पर एग्रीमेंट कैन बी एंटाइटल बिटवीन द कंपनी, ये तो इस तरह से इन्होंने ये जो कोट किया है एक्सेप्शन, ये आपको कोट करना है अगर आपका आंसर एक्सेप्शन के बेसिस पे आप देना चाह रहे हैं, प्रोवाइजो के बेसिस पे आप देना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको समरी लिखनी है क्वेश्चन की, जो ये इन्होंने क्वेश्चन की समरी लिखी है। इन द लाइट ऑफ अबव प्रोविज़न, आपको इस तरह से वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे, इन द लाइट ऑफ अबव प्रोविज़न, ठीक है, एज़ पर द प्रोविज़न स्टेटेड अबाउ, इस तरह से आपको लाइन कोट करनी पड़ेंगी। और फिर आपका जो स्टेटमेंट है, आपका जो माइंडसेट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आप इस क्वेश्चन में क्या समरी पढ़ पाए हैं वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके आगे आपको लिखना है आपका कंक्लूज़न, और हमेशा ध्यान रखिए कि आप प्रोविज़न पूरा लिखेंगे, आप समरी अच्छे से लिखेंगे, फिर जो कंक्लूज़न होगा वो आप शॉर्ट एंड स्वीट आप बिल्कुल कंक्लूज़न दे के चलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप लंबा चौड़ा वापस से आपका स्टार्ट कर दिया है आपने प्रोविज़न की लैंग्वेज, आपको सिंपल लैंग्वेज में आपका जो कंक्लूज़न है वो कंक्लूड करना है। क्योंकि कई बार क्या होगा कि आपकी जो कंक्लूज़न है वो जैसे ही आप लंबा चौड़ा कंक्लूज़न लिखने की कोशिश करेंगे आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और आपका कंक्लूज़न हो सकता है गलत, तो उस केस में आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन था और इनको देखिए कितने नंबर मिले हैं, पूरे 4 नंबर, क्योंकि इनकी जो टेक्निक है वो बहुत अच्छी थी। इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, शॉर्ट एंड स्वीट लिखा, और सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक पेज के अंदर, एक पेज भी नहीं है ये आपका 80% जो पेज है उसके अंदर इन्होंने ये आंसर लिखा है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा लिखना है या फिर आपको कॉपियाँ भरनी है, आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट वे में आपको आंसर देना है। आप ज़्यादा नहीं लिखेंगे, आप टू द पॉइंट बात करेंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको जो नोट करा दूँ, इन्होंने आपकी कोई भी लॉ की लैंग्वेज यूज़ नहीं करी है, इन्होंने खुद की लैंग्वेज यूज़ करी है। बिल्कुल एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, आप कुछ भी ना लिखें। पर ये नहीं है, हाँ, आप जो वर्ड हैं, कीवर्ड हैं, वो बिल्कुल आप कोट करेंगे। कोई भी थ्योरी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका ITSM हो, चाहे आपका ऑडिट हो, चाहे आपका लॉ हो, आप जो वर्ड, जो कीवर्ड हैं वो आप कोट ज़रूर करेंगे। उसके अलावा आपकी जो लैंग्वेज है, आपके जो पूरे सेंटेंसेस है वो आप फ्रेम कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके अलावा हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन में भी देखिए इन्होंने शुरू किया है प्रोविज़न, एज पर द प्रोविज़न ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 90, ये कोट किया इन्होंने एक्ट का नाम, ठीक है। फिर दूसरा जो कोट किया है इन्होंने, वो कोट किया कि ये प्रोविज़न बोलता क्या है, ठीक है, ये प्रोविज़न क्या बोलता है। तो इन्होंने ये पूरा प्रोविज़न कोट किया।
ये पूरा इन्होंने प्रोविज़न कोट किया। उसके बाद में इन्होंने पूरी कंडीशन समझाई, क्या ये बोलता है क्या नहीं बोलता है। इन्होंने क्वेश्चन की समरी लिखी और जो फिर बाद में इनका कंक्लूज़न आना था वो एक डिक्टो इन्होंने कंक्लूज़न लिख के चला। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन जो आपका इथिकल डायलेमा पे क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन में इन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गई थी कुछ चीज़ें, आप क्वेश्चन रीड करेंगे, आप इंस्टीट्यूट की साइट पे जा सकते हैं, या फिर मैं ऐसा करूँगा एक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन पेपर भी आपको इसमें ऐड कर दूँगा। आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उसका रेलेवेंट आंसर आप इस कॉपी में देखेंगे, फिर आप पाएंगे कि किस तरह से इन्होंने आंसर लिखे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। पहला सिचुएशन इथिकल डायलेमा, दूसरा कि कैसे इस इथिकल डायलेमा से आप निकल सकते हैं। तो इन्होंने जो कोट किया है वो सिर्फ इथिकल डायलेमा कोट किया है, इथिकल डायलेमा कोट किया है, क्वेश्चन की समरी कोट की है। ये क्वेश्चन की पूरी जो रेलेवेंट समरी है वो क्वेश्चन की समरी इन्होंने कोट की है, ये क्वेश्चन की पूरी समरी है। ठीक है, इसके अलावा ये इथिकल डायलेमा क्या होता है ये इन्होंने कोट किया है, पर किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, कैसे डील करना है वो कोट नहीं किया है। तो इन्हें सिर्फ 4 में से 2 मार्क्स मिले हैं। तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाए वो तो आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि अगर आप कुछ भी स्किप करते हैं तो आपके मार्क्स में हो सकती है कटौती। ठीक है, तो इस तरह से ही इन्होंने बिल्कुल पूरा पेपर अच्छे ढंग से अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी शुरू शुरू में पहला क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम एक बार वापस चलते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन ये अटेम्प्ट किया। ठीक है, दूसरा मैं इस शीट को देख के बता सकता हूँ कि इन्होंने किया होगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि आपको हमेशा आपके बेस्ट की तरफ चलना है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा जब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है और आप उस क्वेश्चन के आंसर को भी अटेम्प्ट करने लग गए, क्योंकि आपको सीरियल वाइज चलना है। तो ऐसा नहीं करना है, जो आपको अच्छे से आता है वो आपको अच्छे से करना है, फिर आपको इन्होंने ये किया होगा। ठीक है, फिर एंड सो ऑन, इस तरह से ये बड़े होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन में इनको मार्क्स नहीं मिले हैं और क्यों नहीं मिले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इनको मार्क्स नहीं मिले हैं तीसरे क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में, ठीक है, और 6 क्वेश्चन में। तो इसमें से हम कौन सा वाला देखते हैं, देखिए चलते हैं, हम देखते हैं कौन एक क्वेश्चन का आंसर इन्होंने किस तरह से लिखा है। ये 6 क्वेश्चन जिनमें इनको सिर्फ 9 मार्क्स मिले हैं टोटल। ठीक है, तो सबसे पहली गलती बताइए क्या। ए पोल, कोई ना इनमें एक्ट का नाम है, ना इसके अंदर आपका प्रोविज़न का नाम है, ना इसमें आपकी लैंग्वेज फिट हो पा रही है जो लैंग्वेज हमें होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा इम्प्रेशन हो गया बिल्कुल ख़राब। दूसरी, आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा तोड़ के लिखना है क्वेश्चन को, आपको रिक्वायरमेंट हो तभी आपको पैराग्राफ चेंज करना है, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ। और देखते चलिए, ये 3 पैराग्राफ, ये 4 पैराग्राफ, ये 5 पैराग्राफ, 6। तो इस तरह से ये काफ़ी तोड़ मरोड़ के इन्होंने आंसर लिखा, और उसके आगे भी एंड सो ऑन, हर लाइन के बाद पैराग्राफ चेंज हो रहे हैं। अगर ऐसा है कि आप बुलेट्स में जाना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप नंबर डालिए बुलेट्स के। ये जो एरो का निशान है ये आप लिख सकते हैं, पर थोड़ी प्रॉब्लम तब आती है इस एरो के निशान में जब आपका जो आंसर है वो बेसिस पे है बुलेट्स के। आप पॉइंट्स लिख रहे हैं, आप स्टेप्स लिख रहे हैं, और आप ये बुलेट्स डालते हैं, थोड़ा सा रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ता है। तो उस केसेस में आप ऐसा ना करें। ठीक है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन था और इनको मिले सिर्फ 4 मार्क्स। तो देखिए कितना फ़र्क पड़ता है आपकी लैंग्वेज का, आपके वे टू अटेम्प्ट का, जबकि मैटर इन्होंने 2 पेज का लिखा है ये, और जो पहले जो पूरे में से पूरे नंबर आए थे वो आए थे सिर्फ 1 पेज के आंसर लिखने से। तो ऐसा नहीं है कि आप कॉपी भर के आएंगे, ये आपका बीकॉम का एग्ज़ाम नहीं है। तो उस केसेस में आपको बिल्कुल फिट लैंग्वेज लिखनी है, बिल्कुल जितना पूछा गया उतना लिखना है। एक फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लिखेंगे प्रोविज़न, क्वेश्चन की समरी एंड योर कंक्लूज़न, ये 3 पार्ट जब तक आपके आंसर में नहीं आएंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अच्छे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं। एफिडेविट, एन एफिडेविट इज़ अ डीड गिवन बाय, ये जो लैंग्वेज इन्होंने लिखी है ये आपकी बुकिश लैंग्वेज नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इस कारण, पर ऐसा नहीं है कि इनकी बुकिश लैंग्वेज नहीं है तो इन्हें पूरे मार्क्स नहीं मिले। ये जो क्वेश्चन था ये 4 मार्क्स का था, जिसमें पहला पूछा गया था कि एफिडेविट क्या होता है, और दूसरा पूछा गया था कि आप एक एग्जाम्पल बताइए कि एफिडेविट कैसे टाइप करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये लिखा एफिडेविट कैसा होता है, और दूसरा लिखा
कि एफिडेविट की एक जो एग्जांपल है वो ये लिखा। तो एग्जांपल एकदम करेक्ट था। मैं इसमें ये चाहता था कि इसमें ये लाइन यहाँ पे एक और छोड़ते, थोड़ा अच्छे से लिखते खुला खुला, तो ज़्यादा बेहतर होता। पर इन्हें इसमें 2 मार्क्स मिले हैं, प्लस इसमें इन्होंने 1 मार्क्स पाया है। तो ये 1 मार्क्स पाया है क्योंकि ये बुकिश लैंग्वेज लिख नहीं पाए पूरी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो आपको पूरा 0 मार्क्स मिलेंगे। देखिए इसमें 1 मार्क इनको मिल के चला है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने 2 मार्क्स, तो इस तरह से 4 में से 3 मार्क्स आए हैं। तो आपको अगर नहीं आता है तो अपन अपने कीवर्ड यूज़ कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए बेहतर वे में जैसे आप कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि आपको बहुत साफ़ सुथरा लिखना है, ध्यान से लिखना है, अच्छे से आपको मेंशन करना है क्वेश्चन का नंबर एंड ऑल। इस तरह से आप अगर आप अटेम्प्ट करके चलेंगे आपके थ्योरी पेपर को, किसी भी थ्योरी पेपर को, तो आपको जो नंबर हैं वो एकदम अच्छे अच्छे मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि इंस्टीट्यूट आपका नंबर नहीं देती है या फिर आपके नंबर काटती है। हाँ हाँ, आपको ये है कि आपको पूरे नंबर नहीं मिल सकते हैं, आपका कहीं ना कहीं वीकनेस होगी। 7 में से जो आपके 7 क्वेश्चन होते हैं इसमें से आपको 6 अटैम्प्ट करने होते हैं, 6 में से आप 4 अच्छे आते होंगे, 2 आपको थोड़े ढंग से नहीं आते होंगे, तो उस 2 में आपके मार्क्स कटेंगे। पर जो 4 क्वेश्चन हैं उसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप इस तरह से आपका फ्रेमवर्क में क्वेश्चन को फिट करके छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर एक्ट का नाम डाल दिया, ये डाल दिया एक्ट का नाम, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन का नाम नहीं है, तो सर सेक्शन लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज़ बिल्कुल सेक्शन नंबर अगर आपको याद है तो इम्प्रेशन बनता है कि देखिए ये इन्होंने सेक्शन का नंबर लिखा है। पर उसका वेटेज मैं कहूँगा 4 में से जो वेटेज है उसका वो है आधे मार्क्स का। पर आप अगर आपने लिखा है तो आपकी गलतियाँ छुपाने के लिए वो बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। दूसरा, इसमें मिले हैं इनको 0 मार्क्स। सर 0 क्यों? पता नहीं सर, कुछ भी लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, आपका जो कंक्लूज़न है वो हो जाएगा अगर रॉन्ग, तो सर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इनका जो कंक्लूज़न था वो बिल्कुल रॉन्ग था। आप इसको चेक करेंगे सजेस्टेड आंसर में, जो कि मैं इस जो लिंक है उसके नीचे आपको डाल दूँगा। तो उसमें अगर आप देखेंगे सजेस्टेड में, तो ये जो कंक्लूज़न है वो एकदम गलत लिखा है इन्होंने, इसलिए इनको मिले हैं बिल्कुल 0 मार्क्स। तो आपका कंक्लूज़न एकदम सही होना चाहिए। आप डायलेमा में आ जाते हैं, कंक्लूज़न गलत करते हैं, तो उस केसेस में आपका प्रोविज़न एकदम क्लियर सही अगर आपने लिखा है तो उसमें आपको मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोविज़न भी गलत है और उसके बेसिस पे आप कंक्लूज़न भी गलत दे रहे हैं, तो आपको 0 मार्क्स बिल्कुल निश्चित हैं। आप भूल जाइए कि आपको एक भी मार्क्स मिलेगा। अगर आपने सेक्शन कोड किया है, आपने एक्ट का नाम कोड किया है, तो भी आपको 0 मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इनकी जो कॉपी थी वो एक मिक्स कॉपी थी, जिसमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर इन्होंने बहुत अच्छे से दिया और कुछ क्वेश्चंस के आंसर में इन्होंने गलती की। और इस तरह से इनका टोटल जो हुआ वो हुआ 68 मार्क्स। बहुत अच्छे नंबर हैं 68 मार्क्स, ऐसा नहीं है थ्योरी में 68 मार्क्स इनफ गुड नंबर हैं आपके, ठीक है। पर ये और भी अच्छा कर सकते थे अगर ये छोटी छोटी चीज़ों का और ध्यान रखते, ठीक है। तो आपको जो इस कॉपी में इनके 68 मार्क्स आए हैं वो मैं मानता हूँ कि ये 60 प्लस 8 मार्क्स हैं। 8 मार्क्स आए इनके फ्रेमवर्क, इनके वे टू अटैम्प्ट के लिए, और बाकी 60 मार्क्स आए इनकी नॉलेज के लिए। तो आपको इसी तरह से अटैम्प्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा मेरी कुछ आपके लिए टिप्स हैं, अब इस कॉपी से रिलेटेड ही है बिल्कुल वो। और तो पहली जो टिप्स है मेरी वो ये है कि आपको बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। आपको सबसे पहले तो होनी चाहिए कंसेप्ट, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है कि आपको सर बिल्कुल मुझे कि प्रोविज़न टू प्रोविज़न याद करना है या फिर मुझे लॉ की लैंग्वेज भी याद करनी है, तो नहीं, आपको लॉ की लैंग्वेज याद नहीं करनी है। आप कोशिश कीजिए कि आपका जो कीवर्ड हैं वो आप लिख पाएँ। आप बिल्कुल रद्दी लैंग्वेज भी ना लिखें, आप थोड़ी अच्छी लैंग्वेज लिखने की कोशिश करें। बिल्कुल लॉ की लैंग्वेज लिखना, हम कोई आइंस्टीन नहीं है, आइंस्टीन का बाप भी होता तो वो भी लॉ की लैंग्वेज तो टोटल नहीं लिख पाता, ठीक है। तो आपको जो लिखनी है वो लिखनी है आपकी ऑन लैंग्वेज। पर वो ऑन लैंग्वेज भी क्या होनी चाहिए, कीवर्ड्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए जो कि आपके पीएम और एसएम में दिए हुए हैं। जो आपका चेकिंग का जो मेथड है वो कीवर्ड बेसिस पे ही होता है, ठीक है। मैंने कुछ आपके जो कॉपी चेक करने वाले हैं आपके टीचर्स, उनसे बात की है और उन्होंने भी मुझे यही कहा कि जो वो चेक करते हैं उनके पास जो आंसर बुक आती है वो कीवर्ड बेसिस पे होती है। वो कीवर्ड चेक करते हैं और उसके बेसिस में नंबर देते हैं। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन या अब फोर्थ क्वेश्चन में भी देखा, उसके अंदर भी जो आंसर फ्रेमिंग थी वो प्रोविज़न लॉ की लैंग्वेज नहीं था, पर जो उन्हें मार्क्स मिले वो पूरे मिले। क्यों? क्योंकि वो कीवर्ड का यूज़ किया था, एक बेटर फ्रेमवर्क में उन्होंने लिखा था।
दूसरा, जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बनाएंगे शॉर्ट नोट्स। सर शॉर्ट नोट्स क्यों? शॉर्ट नोट्स बनाने का फ़ायदा होता है कि आपको एग्ज़ाम से पहले मिलने वाला है सिर्फ एक दिन, ठीक है? तो उस एक दिन में इतनी बड़ी लॉ को रिवाइज़ कैसे करें? तो अल्टीमेट आपका जो गोल है वो तो यही है कि आपको एक दिन में पूरी लॉ का रिविज़न करके और फिर एग्ज़ाम में बैठना है। तो आप अगर आपके शॉर्ट नोट्स होंगे तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे पहले दिन से ही। जब आप स्टडी करेंगे तभी आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे आपके खुद की ओन लैंग्वेज में, खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए। शॉर्ट नोट इस तरह से होने चाहिए कि आप एक दिन में उसको पूरा रिवाइज कर सकें, ठीक है? फिर जो अगली चीज़ है वो है आपका फ्रेमिंग, ठीक है? तो फ्रेमिंग किस तरह से होगी? फ्रेमिंग आपकी होगी 3 पार्ट में, पहला प्रोविज़न, दूसरा समरी और तीसरा कंक्लूज़न। फिर एक जो नोट करने वाली बात है वो है आप बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे। हैंड राइटिंग का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर कोई एग्ज़ाम जो आपका पेपर चेकर है उसको अगर समझ में ही नहीं आएगा तो आपको नंबर कैसे मिलेंगे? तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी से मतलब कि इस तरह से होनी चाहिए कि उनको समझ में आए। और अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि आप साफ साफ लिखें, थोड़ा दूर दूर लिखें, अच्छे से लिखें, ठीक है? और जितनी कोशिश हो सके आप अटेम्प्ट करें कि आप पहले जो अच्छे से आपको आते हैं वो आप अटेम्प्ट करें। क्योंकि अगर आपका पहला इंप्रेशन ही थोड़ा सा गंदा होता है ना तो आपकी क्वेश्चन के जो आंसर हैं अगर आपके सही भी हैं आगे वाले आंसर तो उस पर थोड़ा सा आपका फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल, ठीक है? फिर जो अगली चीज़ है प्रैक्टिस मैनुअल। तो प्रैक्टिस मैनुअल बिल्कुल आपको करना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस मैनुअल करने से आपको समझ में आता है कि किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरह से हमें आंसर लिखना है और किस तरह से हमें कितना आंसर लिखना है, कितना नहीं लिखना है, क्या कंक्लूज़न होगा। कई बार होता है कि हम लॉ को इंटरप्रिटेशन बहुत गलत लेते हैं और हमारा कंक्लूज़न गलत होता है, ठीक है? लॉ आपने सही लिखा है पर कंक्लूज़न गलत हुआ है क्योंकि इंटरप्रिटेशन गलत है। तो वो आप पीएम करेंगे तो आपको हो सकता है कि उसमें काफ़ी मदद मिले, हो सकता है नहीं, आपको ज़रूर मदद मिलेगी उसमें। तो आपको पीएम ज़रूर करना है। ट्राई कीजिए कि आप जैसे ही चैप्टर ख़त्म करते हैं, जो भी टॉपिक ख़त्म करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी पीएम में क्वेश्चन है वो आपको उसके साथ ही कवर करने हैं। थोड़े सा पास्ट पेपर ज़रूर देखिए क्योंकि उससे आपको पैटर्न समझ में आता है कि कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के नहीं आ रहे हैं। आरटी भी आपको मस्ट करनी है। कम से कम पिछले 3 अटेम्प्ट की आरटी भी आपको कम से कम करके जानी है, ठीक है? ये चीज़ें कैसे होंगी सर? टाइम होता है लिमिटेड, तो ये चीज़ें होंगी आपके टॉपिक वाइज़ टॉपिक। जैसे आप कोई टॉपिक ख़त्म करते हैं, आप पीएम भी कीजिए, आरटीबी भी कीजिए। इससे आपका बर्डन भी थोड़ा-सा कम होगा आपके ऊपर और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो हो जाएगी एकदम बढ़िया। अगली चीज़ जो आपके पास आती है वो आती है रिवीजन वीडियो। आप रिवीजन वीडियो देखिए, खुद रिकॉर्ड कीजिए आपकी वॉइस या फिर आप जो शॉर्ट नोट्स हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए, कोई भी टीचर की वीडियो देखिए आप, उससे मिलेगा आपको बहुत फ़ायदा क्योंकि सुनने से आप गेन कर पाएंगे ज़्यादा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और 50 लाइक्स अगर आते हैं तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा टैक्स की कॉपी रिव्यू पे वो बहुत जल्दी होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लाइक के बटन को इतना दबाइए कि 50 लाइक जल्दी से जल्दी हो जाए और मुझे बनाना पड़े टैक्स का रिव्यू वीडियो बहुत ही जल्दी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।